जय हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8वीं विज्ञान पाठ्य पुस्तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अध्याय 14 के प्रश्न उत्तर को करेंगे। अध्याय 14 का नाम है ध्वनि। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठोगे और इसके आंसर को नोट डाउन करोगे। पहला प्रश्न कहता है सही उत्तर चुनिए। पहला दे रखा है आवृत्ति का मात्रक है का मीटर, खा सेकेंड, गा हर्ट्ज, घा मीटर पर सेकेंड। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों, इसका सही उत्तर होगा हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँ कि आवर्तकाल जी, ठीक है, आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकेंड। नोट कर लीजिए, आवर्तकाल का मात्रक होता है सेकेंड। इसी प्रकार यदि मैं आयाम की बात करूं तो आयाम का SI मात्रक होता है मीटर। क्या होता है बच्चा? मीटर होता है। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे कहता है यहाँ पे ध्वनि संचरित हो सकती है केवल ठोस में, खा केवल द्रव में, गा वायु या गैसों में, घा ठोस द्रव तथा गैसों में। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चा कि ठोस द्रव तथा गैसों में। ध्वनि तीनों अवस्था में संचरित हो सकती है, ठोस में, द्रव में तथा गैस में। तो ये आपको लिख लेना है बच्चों। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 यहाँ पे दे रखा है इनमें किसके आवाज़ की आवृत्ति सबसे अधिक है? का छोटी बच्ची की, खा छोटे बालक की, गा महिला की, घा पुरुष की। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चा छोटी बच्ची की। जो छोटी बच्ची है उसकी आवृत्ति सबसे अधिक होती है। आवृत्ति का बात करो तो आवाज़ का पतलापन होना, जैसे छोटी बच्चे जो होते हैं खासकर लड़कियों में वे जब रोते हैं तो आवाज़ में पतलापन अधिक होता है, तो वो क्या हो गया? उसकी आवृत्ति अधिक है। प्रश्न संख्या यहाँ पे दे रखा है 2। निम्नलिखित विकल्पों में सही कथन पर सही का निशान लगाइए। इसमें से पहला प्रश्न दे रखा है किसी कंपित वस्तु के प्रति सेकंड होने वाले कंपनों की संख्या को इसका आवर्तकाल कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि मैं आवर्तकाल की बात करूं तो आवर्तकाल कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे दे रखा है कंपनों की संख्या को, तो यह चीज़ गलत होगा। कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, ना कि आवर्तकाल। ठीक है। दूसरा प्रश्न कहता है यदि कंपन का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद होती है। नहीं जी, कंपनी का आयाम अधिक है तो ध्वनि मंद नहीं होती, ये गलत है। ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। ये बात बिल्कुल सही है कि ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं हो सकती। आप चांद पे चले जाओ और वहाँ पे कुछ बोलो तो आप खुद के द्वारा बोले गए आवाज़ को नहीं सुन पाओगे, क्योंकि वहाँ पे ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम उपस्थित नहीं है। चौथा है कंपन की आवृत्ति जितनी कम होगी तारा तो उतना अधिक होगा। तो ये बात गलत है कि आवृत्ति कम होगी तो तारा तो अधिक होगा। ठीक है, ये आप लोग 4 पॉइंट नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं प्रश्न संख्या 5। तो दूसरा का ही प्रश्न संख्या 5 दे रखा है अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। जी हाँ, अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं? नहीं, अप्रिय ध्वनि को शोर कहते हैं। जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी ना लगे उसे बोलते हैं अप्रिय। तो संगीत तो सुनने में अच्छा लगता है, हम लोग अच्छे से सुनते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रिय ध्वनि। संगीत की बात करूं तो संगीत को हम लोग बोलते हैं प्रिय ध्वनि। लेकिन यहाँ दे रखा है अप्रिय, जो कानों को सुनने में प्रिय ना लगे उसे बोलते हैं अप्रिय, और उसे हम लोग संगीत नहीं कहते हैं, उसे हम लोग बात करें तो शोर कहते हैं। खा प्रश्न दे रखा है मानव के कानों के लिए श्रव्यता पारस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है।
तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि यह श्रोता पारस 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, शोर प्रदूषण आंशिक श्रवण आसक्त उत्पन्न कर सकता है? तो हाँ, यह उत्पन्न कर सकता है, सुनने में हमें परेशानी हो सकती है। उसके बाद 8वां प्रश्न है, कंपन करने वाली वस्तु की सतह का अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। कंपन करने वाली वस्तु की सतह का अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। सबसे पहले आप लोग बताइए कि आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है। आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों? तो आप लोग बताइए जल्दी से। आयाम का एसआई मात्रक होता है मीटर, ठीक है, मीटर होता है। और वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, और यह बात बिल्कुल सत्य है। तो यहाँ से आप लोग इसे टिक मार्क कर लीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है हमें, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला दे रखा है, केवल कंपित वस्तु ही रिक्त स्थान उत्पन्न करती है। तो यहाँ आप लोग खाली स्थान में भरेंगे बच्चा कि केवल कंपित वस्तु ही ध्वनि उत्पन्न करती है। जिस वस्तु में कंपन होगा वही वस्तु ध्वनि उत्पन्न कर सकती है। दूसरा है, आयाम का मात्रक है। तो आयाम का एसआई मात्रक क्या होता है? मैंने अभी बताया कि मीटर। तो यहाँ पे हम लोग मीटर भरेंगे। फिर से मैं दोहरा देता हूँ, आयाम का एसआई मात्रक मीटर, आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकेंड, आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है। तीसरा प्रश्न है, किसी कंपायमान वस्तु द्वारा एक पूर्ण कंपन पूरा करने में लगे समय को कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या करते हैं? इसे हम लोग आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल का एसआई मात्रक सेकेंड होता है। चौथा प्रश्न है, प्रबलता कंपन के रिक्त स्थान से निर्धारित की जाती है। तो यहाँ पे खाली स्थान में हम लोग भरेंगे, प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है, ठीक है। पांचवा प्रश्न, अप्रिय ध्वनि को रिक्त स्थान कहते हैं। तो जो ध्वनि हमारे कानों को सुनने में प्रिय ना लगे उसे अप्रिय ध्वनि कहते हैं, या फिर इसे हम लोग शोर कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? शोर। ध्वनि का संचरण रिक्त स्थान में नहीं होता है। तो ध्वनि का संचरण कहाँ नहीं होता है? ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। निर्वात में नहीं होता है क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात की बात करूं तो प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश का संचरण निर्वात में भी होता है। लेकिन ध्वनि की बात करें तो ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि को रिक्त स्थान कहते हैं। तो इसे हम लोग प्राश्रव्य ध्वनि कहते हैं। और बात करें प्राश्रव्य ध्वनि को, तो जैसे प्राश्रव्य ध्वनि सुनने वाले हो गए जैसे चमगादड़, तो चमगादड़ प्राश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं और इसी के सहारे वे रात के अंधेरे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चा, तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारतम्य रिक्त स्थान होता है। तो ये कम होता है। तीक्ष्ण ध्वनि का तारतम्य, तीक्ष्ण ध्वनि की अपेक्षा मोटी ध्वनि का तारतम्य कम होता है। चौथा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, एक कंपित वस्तु 5 सेकेंड में 50 बार कंपन करता है, इसका आवर्तकाल तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दे रखिए, आप लोगों को सबसे पहले आवर्तकाल ज्ञात करना है और दूसरा आवृत्ति। तो एकदम आराम से देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कि कुल कंपन कितने हैं, तो 50 हैं। तो कुल दोलनों की संख्या लिख लेंगे 50। समय कितना है? 5 सेकेंड, तो समय लिख लेंगे 5 सेकेंड। अब हम लोग निकालेंगे आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समय, फिर बट्टा, फिर दोलनों की संख्या 5/50। इसे काटिएगा तो आएगा 0.1 सेकेंड। तो आवर्तकाल क्या हुआ? 0.1 सेकेंड। अब हमें निकालना है आवृत्ति। तो आवृत्ति में सेम हम लोग करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कुल दोलनों की संख्या 50 है, कुल समय दे रखा है
5 सेकेंड। अब आवृत्ति, आवृत्ति में इसका उल्टा कर देना, यहाँ पे 5/50 है ना, तो इधर 50/5 होगा। पहले होगा कंपन, फिर होगा नीचे में समय, तो 5/50 कुल आएगा 10 हर्ट्ज। तो आवृत्ति होगी 10 हर्ट्ज और आवर्तकाल होगा 0.1 सेकेंड। तो यहाँ से आप लोग ये नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 5वां दे रखा है इसी प्रकार कि एक मच्छर अपने पंखों को 400 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन का आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिर से हम लोग लिख लेंगे। देखिए कुल कंपन 400 है, समय 1 सेकेंड है। आवर्तकाल के लिए मैंने अभी बताया कि सबसे पहले समय लिखना है, फिर नीचे में दोलन, यहाँ पे दोलन हो, कंपन हो, वो लिख लेना है। तो बट्टे में इसे जब काटोगे तो आएगा 0.0025 सेकेंड। क्या आएगा बच्चों? 0.0025 सेकेंड। छठा प्रश्न करते हैं। छठा प्रश्न यहाँ पे कहता है शोर तथा संगीत में क्या अंतर है? क्या कभी संगीत भी शोर बन सकता है? तो आप लोग इसमें लिखेंगे शोर, जो ध्वनि सुनने में प्रिय ना लगे उसे शोर कहते हैं। सड़क पर गतिशील कारों, बसों एवं ट्रकों के हॉर्न की ध्वनियाँ मधुर नहीं होती, यह ध्वनियाँ शोर कहलाती है। और दूसरा हम लोग लिखेंगे संगीत। तो संगीत में लिखेंगे जो ध्वनि सुनने में प्रिय लगे उसे संगीत कहते हैं। जैसे हारमोनियम अथवा सितार से उत्पन्न ध्वनियाँ प्रिय लगती है और इस प्रकार की प्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। अब इसमें 2 प्रश्न दे रखा है। इसमें एक और प्रश्न है कि क्या कभी संगीत भी शोर बन सकता है? तो हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें हारमोनियम की और सितार की, तो हम लोग इसे आवश्यकता से अधिक जोर से बजाएं, जैसे हारमोनियम में पूरा फुल साउंड दे दें, तो यह भी एक शोर का रूप ले लेगा। तो हाँ, संगीत भी शोर का रूप ले सकता है यदि हम उसे आवश्यकता से अधिक जोर से बजाएं। जैसे हम लोग लाउड स्पीकर में संगीत सुनते हैं, मंद आवाज़ में सुन रहे हैं तो तब तो बहुत अच्छा है। यदि पूरा फुल साउंड दे दो तो वही संगीत शोर का रूप ले लेता है। 7वां प्रश्न, मानव वाक्य यंत्र का चित्र बनाएं। तो ये आप लोगों को बुक से देखकर बना लेना है बच्चा। मानव वाक्य यंत्र का चित्र, यहाँ पे मैं पिक्चर लगाना भूल गया हूँ, तो आप लोग यहाँ से बुक से आराम से आप लोग मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, प्रश्न संख्या 8वां। 8वां प्रश्न है अपने वातावरण में ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों की सूची बनाइए। तो लिखेंगे ध्वनि प्रदूषण के निम्न मुख्य स्रोत हैं, जैसे मशीनों का चलना, लाउड स्पीकर का बजना, वाहनों की ध्वनियाँ, पटाखों का फटना, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टेलीविज़न, वातानुकूलित कूलर, यह सभी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले यंत्र हैं और ये सभी ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों को भारतोष क्लासेस पर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ भारतोष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 9वां प्रश्न यहाँ पे कहता है ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, इस प्रयोग द्वारा कथन की पुष्टि कीजिए। तो लिखेंगे ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होगा। अब हम लोग एक प्रयोग करते हैं, जैसे यदि हम चांद पर जाएं और वहाँ पर कुछ बोलें तो वह हमें ही सुनाई नहीं देगा। ठीक है, अपने आवाज़ को आप ज़ोर से बोलो वहाँ पे चिल्ला के, तो आप वह आवाज़ आपके कानों तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और वहाँ पर माध्यम के लिए वायु उपस्थित नहीं है। ये आपको लिख लेना है बच्चों। जैसे हम लोग यहाँ पे कुछ बोलते हैं पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर वायुमंडल में वायु भरी हुई है, आराम से हम लोग सुन लेते हैं, लेकिन वहाँ पे वायु है ही नहीं। 10वां प्रश्न यहाँ पे कहता है आपसे आयाम, आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित करें एवं इनके मात्रक लिखें। तो लिखेंगे सबसे पहले आयाम। तो आयाम में लिखेंगे कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं, इसका SI मात्रक मीटर है। आपको आयाम में लिख लेना है। दूसरा लिखना है आपको आवर्तकाल। आवर्तकाल में आप लिखेंगे कंपन करती वस्तु को
एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं और इसका SI मात्रक सेकेंड है। आवृत्ति लिखेंगे इसमें, कंपन करती वस्तु द्वारा प्रति सेकेंड पूर्ण कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं और इसका SI मात्रक हर्ट्ज तथा संकेत Hz है। ये आप लोगों को लिख लेना है बच्चों। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए आराम से, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब करते हैं प्रश्न संख्या 11वां। 11वां प्रश्न है, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देता है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है। आप इसकी व्याख्या करें। जैसे आप बारिश के दिनों में देखो, जब बिजली कड़कती है तो आपको आकाश में बिजली पहले चमकती हुई नज़र आती है जबकि बादल की गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है? लिखेंगे, आकाश में तड़ित पहले दिखाई देता है जबकि मेघ गर्जन बाद में सुनाई देती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए ऐसा होता है। ये आपको लिख लेना है बच्चों। प्रश्न संख्या 12वां, तो ये अंतिम प्रश्न है। 12वां प्रश्न कहता है, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं, क्यों? तो हमने अभी देखा कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, चांद पर माध्यम नहीं है। तो वही हम लोग लिखेंगे, ध्वनि संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है और चांद पर कोई माध्यम उपस्थित नहीं है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे की आवाज़ को चांद पर नहीं सुन पाते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये थे आपके प्रश्न उत्तर। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे अध्याय 15 के प्रश्न उत्तर। इस वीडियो का टारगेट है 100 लाइक, तो 100 लाइक आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे कर ही दोगे। भारतोष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन जरूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।